जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष्कर बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है हमारी एनसीईआरटी बुक का 9th क्लास की। तो देखते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या सीखा। अच्छा, हम लोगों ने ये जाना कि सेल क्या होता है, किसने सेल की डिस्कवरी की और किसने सेल थ्योरी प्रपोज की, है ना। फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देखा, वो जो आर विर्चोसान ने दिया था, रॉल्फ विर्कोन ने दिया था, है ना। और सबके ईयर्स भी देखे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, अपहिल डाउनहिल, मैंने आपको सब बताया था। और सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेलीज हम लोगों ने देखा था कि सेल ऑर्गेनेलीज बोलता हूँ मैं, बट होता सर और सेल ऑर्गेनल्स है। कुछ भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जबान साथ दे, ठीक है। अच्छा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर हमने देखा था, फिर गोल्जी अपरेटस के वे फंक्शन क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब। और हम लोगों ने लाइसोसोम को देखा था। फिर हम लोगों ने अब तक क्या क्या देख चुका है, हम लोगों ने राइबोसोम को देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो है एक और सेल ऑर्गेनल जो कि वैक्यूल, एक और सेल ऑर्गेनल जो कि पेरोक्सिसोम और सेंट्रोसोम, और फिर लास्ट में देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो बढ़ जाएं आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है क्या देखने की, वैक्यूल। वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। बेसिकली ना वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल के अंदर या तो फ्लूइड भरा हो सकता है या फिर सॉलिड भरा हो सकता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। चलो मैं यही बता देता हूँ, ये क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स। ये क्या है, स्टोरेज सैक। सैक का मतलब क्या होता है, थैला या फिर बोरा, है ना। तो बेसिकली ये किसकी तरह होते हैं, स्टोरेज। ये देखो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है हमारा, वैक्यूल, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे आपको सेल वॉल दिख रही है, तो ये क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये होगा एक प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो आपको मालूम है कि सेल वॉल होती नहीं है, तो आप समझ गए ना हम लोग क्या देख रहे हैं, पक्का ही प्लांट सेल। साथ में यहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता एनिमल सेल के अंदर, होता है क्या, नहीं होता, है ना। तो इसीलिए भी क्या है, ये प्लांट सेल। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें बहुत बड़ा क्या है, वैक्यूल नजर आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है नहीं आपको, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना। चलो पीछे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में वो देखते हैं। इन एनिमल सेल द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्पररी। जो एनिमल सेल में वैक्यूल रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं, वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर आप जानते हो H2O, बोलोगे सर ग्लाइकोजन क्या होता है, तो बेसिकली जो एनर्जी रिजर्वॉयर होता है, बेसिकली जो एनर्जी रिजर्व होती है हमारी बॉडी में, रिजर्व एनर्जी, वो किसके फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। ग्लूकोज जो है ना, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां लिख देता हूं, रिजर्व एनर्जी। प्लांट में ना हमको रिजर्व एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में देखने मिलती है, ठीक है, रिजर्व एनर्जी। और हमें एनिमल में किसके फॉर्म में देखने मिलती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा, इट हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। पहले भी बता दिया कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें, और एक बेसिकली इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, याद है आप लोगों ने, अपन ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा था, तो अपन को मालूम है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो हम लोगों ने ऐसे 3 सॉल्यूशन लिए थे, है ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। फिर हमने देखा था एक में सेल जो है वो फूल जाता है, एक में जो है वो सिकुड़ जाता है, और एक में वैसा का वैसा ही रहता है, तो है ना, एक में वैसा का वैसा ही रहता है, हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली जो वाटर का अंदर और बाहर जाना हो रहा था, तो वो वाटर किसके अंदर जाके स्टोर हो रहा था, वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर जाके, वैक्यूल के अंदर। भाई देखो ना, ये देखो, यही तो है। अगर ये भरा हुआ रहेगा तो हम लोगों को सेल के सारे कंटेंट कैसे दिखेंगे, यहाँ से ऐसे चिपके हुए। अगर ये ऐसे, ये बाहर वाली जो सेल वॉल है ना, ये इसकी बात कर रहे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो कि स्टार्ट है। सर आप और आपकी ड्राइंग माशाल्लाह, है ना पता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान भाई की एक मूवी आई थी, उसका गाना था, बहुत अच्छा था, सुनना एक था टाइगर का, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चलो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो बेसिकली वैक्यूल फूला हुआ है ना, इसीलिए कंटेंट हमको कैसे दिख रहे हैं, एकदम इससे चिपके हुए। सेल क्या दिख रही है, एकदम ठोस सी दिख रही है, हमें टर्जिड दिख रही है। ठीक है, अगर इस वैक्यूल से पानी बाहर आ जाएगा ना, तो कैसी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो बेसिकली वाटर को अंदर भर के रखने वाली ऑर्गेनेल कौन सी होती है, वैक्यूल। कौन सी होती है, वैक्यूल। आई बात समझ। और ये वाटर के मेंटेनेंस में हेल्प करती है, वाटर बैलेंस में हेल्प करती है। कम हो जाएगा पानी तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। इन वैक्यूल्स, अच्छा इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। अभी बताया था कि एनिमल में क्या होते हैं, स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज और परमानेंट होते हैं। दिख भी रहा होगा, ये देखो आपको इमेज में दिख रहा है कितना बड़ा वैक्यूल है, और साथ में प्रोमिनेंट भी और साथ में परमानेंट भी, मतलब हमेशा रहेगा। प्रोमिनेंट मतलब कि अलग से भी दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है। देखो सेल के बीच में ही सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट में क्या रहता है, सेंट्रल वैक्यूल, CNTRAL, है ना, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन मैच्योर प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल। कितने परसेंट ऑक्यूपाई करके रखता है ये सेल का, 90%। बेसिकली सेल का बहुत बड़ा हिस्सा कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, हमारा वैक्यूल। Because of the central position of the vacuole, the nucleus and the other cell organelles in plant cells are pushed near the boundary. देखो आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस भी बाउंड्री के करीब दिख रहा है ना। न्यूक्लियस भी आपको बाउंड्री के करीब दिख रहा है, साथ में दूसरी सेल ऑर्गेनली जो जो भी दिख रही है आपको, वो भी क्या है, बाउंड्री के करीब पहुंच गई हैं। और बीच में क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है ना, यहाँ पे CV लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल वैक्यूल। चलो अच्छा, द फ्लूइड फिल्ड इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। और साथ में जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना, इस वैक्यूल के अंदर, ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट सा जो भी दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहता है, सेल सेप। क्या भरा रहता है, सेल सैप। क्या भरा हुआ रहता है वैक्यूल के अंदर, सेल सैप। सेल सैप इज वाटरी सॉल्यूशन रिच इन शुगर्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है ना, वाटरी सॉल्यूशन रिच इन शुगर्स, अमीनो एसिड। बेसिकली ना, जो सेल सैप है उस वो क्या है, एक वाटरी सॉल्यूशन है, और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, मिक्स क्या रहता है इस वाटरी सॉल्यूशन में, शुगर, अमीनो एसिड और प्रोटीन, और साथ में कई सारे मिनरल्स भी। आ गई बात समझ। और मेटाबॉलिक वेस्ट भी किसके अंदर स्टोर होते हैं, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी और रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। मैंने पहले भी बताया था आपको, वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी या फिर रिजिडिटी, किसको, प्लांट सेल को। ये हम देख रहे हैं पूरा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरी सेल ऑर्गेनेली पे, जो कि हमारी है peroxisome cell organelle। ठीक है, these are the organelles containing powerful oxidative enzyme। इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सपोर्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। एंजाइम बताया था ना, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कम या फिर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं फिर बढ़ा सकते हैं। बायोलॉजिकल, हाँ लिखता हूं, कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, है ना। अच्छा, दे आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिसोम के आसपास भी क्या रहती है, पेरोक्सिसोम को घेरने वाली भी कैसी मेम्ब्रेन रहती है, सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा जल्दी से बताओ, डबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो एक बार रिवाइज कर लें, क्या डबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ मिलती है। हमको मिलती है डबल मेम्ब्रेन देखने को न्यूक्लियस में, है ना। डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। और किस में देखने को मिलती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। याद है कि नहीं आपको, मेरे ख्याल से याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके पूरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलो, दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, देयर आर मोस्टली फाउंड इन, दीज आर मोस्टली फाउंड इन लिवर एंड किडनी सेल। ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमको, लिवर और किडनी सेल्स में मेनली। पेरोक्सिसोम किनके सेल्स में प्रेजेंट होंगे, लिवर के सेल्स में और किडनी के सेल में। अच्छा, आपको पता है लिवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दूं, चलो अच्छा यहाँ से, हाँ, लिवर, लिवर के लिए ना वर्ड यूज करते हैं हम हेपेटिक। क्या वर्ड यूज करते हैं, हेपेटिक। और जो लिवर के सेल है ना, उन्हें हम पता है क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स।
ठीक है ना। अच्छा, और किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो रीनेलोसाइड नहीं बोलेंगे ना, कुछ और बोलते हैं, बता रहा हूँ। किडनी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रीनल। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, जो किडनी के सेल्स होते हैं ना, उन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, NEPHRONS, नेफ्रॉन। ठीक है, चलो। अच्छा, और ना इनर कंटेंट्स ऑफ पेरोक्सिसोम आर फाइनली ग्रेनुलर बट समटाइम्स अ क्रिस्टलाइन कोर इज विजिबल। देखो क्या होता है ये ना, अगर मान लो ये पेरोक्सीसोम है तो इसके अंदर हमको कैसे मिलेंगे? छोटे छोटे से ग्रेनुअल्स देखने को मिलेंगे कभी कभी, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टलाइन कोर भी देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी, है ना। और अगर नहीं आ रही तो चलो आपको दिखाता हूं। ये रहा हमारा पेरोक्सीसोम। अच्छा, अब ये बायलेयर देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर बायलेयर है, तो बेसिकली है ये सिंगल लेयर ही है, ये सिंगल लेयर ही, ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ही है। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, या जो मेम्ब्रेन हमको देखने मिलती है बायोलॉजिकली, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि ना, प्रोटीन बीच में और बाहर लिपिड और इधर लिपिड। आ गई बात समझ? तो ये कहते हैं लिपिड बायलेयर है और प्रोटीन बीच में, इसलिए लिखा हुआ है लिपिड की बायलेयर है। दो दिख रही होंगी ना, लेकिन बीच में तो क्या भरा हुआ है? प्रोटीन भी भरा हुआ है। आ गई ना बात समझ? चलो, आ गई होगी। अच्छा, चलो, तो ये समझिए क्रिस्टलाइन कोर भी होता है। अच्छा, और ना ये क्रिस्टलाइन कोर किसके नीचे दिखता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, और सेंटर ऑफ द पेरोक्सिसोम में दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्रिस्टलाइन कोर। और बेसिकली रिच काय में है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम में। काय में? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक है। चलो, दिस कोर इज क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड एज कैटालेज एंजाइम, और बेसिकली इसको नाम क्या दिया गया है? कैटालेज। क्या दिया है? कैटालेज, है ना। These are specialized for carrying out some oxidative reactions which are detoxification, such as detoxification or removal of toxic substance from the cell. Basically ये जो peroxisome है, इनका मेन काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन कराना हमारी बॉडी से। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वेस्ट मटेरियल का रिमूव कराना, ठीक है। अच्छा, कैटलेज एंजाइम, कैटलेज जो बेसिकली कैटलेज एंजाइम है ना, ये जो अपन ने यहाँ देखा था कि क्रिस्टलाइन कोर में ये भरा हुआ है, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। बेसिकली ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसलिए बोला क्योंकि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कराने वाला है, और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कौन सी? डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन। सर रहने दो, हम समझ गए, लिखो मत, है ना, अपनी अवार्ड विनिंग राइटिंग से, ठीक है, नहीं लिखते। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide H2O2 टू वाटर एंड ऑक्सीजन। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, तो जो H2O2 है, हाइड्रोजन peroxide, ये क्या होती है? टूट जाता है किसके अंदर? H2O में और ऑक्सीजन के अंदर, H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर। आ गई बात समझ? तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ दिख रहे हैं और ऑक्सीजन का एक यहाँ दिख रहा है, तो इसको अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार होने चाहिए। चार ये हो गए, हाँ, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है ना। देखो यहाँ से कितने दिख रहे हैं? H2 चार दिख रहे हैं। बेसिकली H कितने दिख रहे हैं? चार। ये इनको तो मल्टीप्लाई करो, कितने मिल जाएंगे? चार। इस टू का इधर ओ में भी होगा तो टू, दो यहाँ मिल गए और दो यहाँ हैं, तो बेसिकली ये भी चार थे, ये भी चार थे, तो टोटल हमको दोनों जगह क्या मिल गए? बराबर बराबर, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है ना, वो क्या होती है? बाय प्रोडक्ट होती है कई सारी केमिकल रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट का मतलब है कोई कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें सिर्फ काम की चीज तो बनेगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी बनेगा, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है कुछ रिएक्शन में, वो क्या मिल जाता है हमको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। एंड इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक, सो मस्ट बी एलिमिनेटेड इमीडिएटली। ये क्या होती है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत हानिकारक होती है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है? तुरंत के तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं, है ना। ये अब ये फिगर ही है, ये है किसको सिग्निफाई कर रहा है? क्या दिखा रहा है? ये पेरोक्सीसोम को, है ना।
पेरोक्सिसोम। कुछ शक? देखो जो जो पढ़ा हमने कि सिंगल लेयर होती है, हाँ भाई सिंगल लेयर होती है। कभी कभी क्रिस्टलाइन कोर देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, सही है एकदम। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम्स के ऊपर। किसके ऊपर? सेंट्रोसोम्स के ऊपर। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ किसके अंदर मिलेगा? एनिमल सेल के अंदर। याद रखना सेंट्रोसोम की खास बात क्या रहती है? एनिमल सेल के अंदर बस मिलता है, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन हमको देखने को नहीं मिलती। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रेनुअल लाइक सेंट्रियोल। बेसिकली ना क्या होता है, दो ग्रेनुअल जैसे इसके अंदर क्या देखने मिलते हैं? सेंट्रियोल। ये देखो, ये तुम्हारा सेंट्रोसोम है, ये दोनों से मिलके बना हुआ है सेंट्रोसोम। आ रही बात समझ? और सेंट्रोसोम जिनसे मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। आ रही है बात समझ, है ना? सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ, यहां पे लिखना था विच, एक्स्ट्रा आ गया, है ना, विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो देखो क्या है, यहां से मैं तुम लोगों को पूरी प्रोसेस समझाता हूं। देखो सेंट्रोसोम मिलके बना है बेटा किससे? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से, है ना? सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किससे मिलके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है ना? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनिशियस ही होते हैं ये भी, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आ गई बात समझ? तो बेसिकली सेंट्रियोल ये जो दिख रहा है ना आपको, ये किससे मिलके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। आ रही है बात समझ? और पूरे के पूरे सेंट्रियोल की बात करोगे, ये समझ में आया ना? सेंट्रोसोम था वो किससे मिलकर बना? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल किससे मिलकर बने? माइक्रोट्यूब्यूल से। ये देखो, ये जो आप ये देख रहे हो ना पूरा, ये क्या है? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल है, ऐसे करके ये मिले, ये सब मिलके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसीलिए कैसे दिखने लग जाएंगे? सेंट्रियोल जैसे। फिर जब ये साथ में रहेंगे दो सेंट्रियोल, तो क्या रहेगा? क्या कहेंगे हम उन्हें? सेंट्रोसोम। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। और सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस में हेल्प करते हैं हमको? सेल डिवीजन। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। किसमें? एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आ गई बात समझ? चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। और देखो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं चलो सेल डिवीजन के ऊपर, है ना, हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। बेसिकली ना क्या है, नए सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, ताकि जो पुराने सेल हैं वो क्या हो सके? रिप्लेस हो सके, साथ में ऑर्गेनिज्म क्या हो सके? ग्रो कर सके। और जो डेड और इंजर्ड सेल हैं उन्हें हम बॉडी से रिप्लेस कर सके, है ना, इंजर्ड को रिपेयर कर सकें और जो डेड है उसको रिप्लेस कर सकें। टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और साथ ही साथ क्या होता है, नई लाइफ को बनाने की प्रोसेस क्या होती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना आपने, द प्रोसेस बाय विच और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक इटसेल्फ, यानी उसी की तरह के और बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स नहीं समझ में आ रहा सर, तो आप लोगों ने स्पर्म का नाम सुना होगा और ओवम का नाम सुना होगा। स्पर्म एंड ओवम, यही क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? मेल गैमेट होता है। क्या होता है बेटा? मेल गैमेट। और ओवम जो होता है वो होता है फीमेल गैमेट, ठीक है ना। आ रही बात समझ? अच्छा। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। नए प्रोसेस की बनाने की जो नए सेल्स को बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? सेल डिवीजन। क्या कहलाती है? सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। दो तरीके होते हैं सेल डिवीजन। कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। कौन कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस। चलो आगे देखते हैं। अब माइटोसिस को थोड़ा तफसील से, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस डिस्क्रिप्टिव मैनर में देख लेते हैं। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। बेसिकली जो मेन सेल ये ग्रोथ के लिए जो होता है, ये वाला सेल डिवीजन, इसका नाम क्या है? माइटोसिस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? मदर सेल। और ये क्या करती है? दो में डिवाइड कर जाती है, जो कि सेम दिखने वाली होती है, एकदम सेम होती है पूरी हर एक चीज में, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स, ठीक है ना। एक मदर सेल से दो क्या बन जाएंगी? डॉटर सेल, ठीक है ना। ये क्या थी? मदर सेल थी। एम लिख दूं यहाँ पे, मदर सेल। यहाँ ये एक डॉटर सेल बनी है, दूसरी डॉटर सेल बनी है, D1 और D2,
द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। जो डॉटर सेल बनेंगी ना उनके अंदर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, जो कि मदर सेल में थे। मान लो मदर सेल ह्यूमन की थी तो यहाँ पे 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे ना यहाँ पर, है ना। तो यहां पर भी हमको कितने देखने मिलेंगे, इसमें भी 46 देखने मिलेगा, इसमें भी 46 देखने मिलेंगे। आ गई बात समझ। या हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर इसमें देखने को मिलेंगे, तो 23 पेयर इसमें भी देखने को मिलेंगे, 23 पेयर इसमें भी देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आपको क्रोमोसोम वगैरह पढ़ना है तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जब डीएनए पढ़ाया था तब। और भी बहुत कुछ पढ़ा है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करोगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और अच्छा पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, और अच्छे समझ में आएगा। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साथ में ये क्या करता है, किसमें मदद करता है, बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ में जो रिपेयर करने में भी हेल्प करता है हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को, ठीक है। देखो माइटोसिस, ये आपको माइटोसिस दिखा रहा है। ये एक सेल थी, बताओ ये कौन सी सेल है, मदर सेल। क्या है ये, मदर सेल, है ना। और इससे दो बनी, ये दो क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल्स, है ना। ये एक, ये दो। आ गई बात समझ। जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे, मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम थे, तो इसमें भी कितना देखने मिलेंगे, इसमें भी 46, इसमें भी 46। आ गई बात समझ। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सेल डिवीजन पे, जो कि क्या है बेटा, मियोसिस, है ना। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। बेसिकली ना क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं कुछ जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं, या फिर प्लांट्स की बात करें तो वहां तो ऑर्गन्स देखने नहीं मिलते, वहां हमको क्या देखने मिलता है, टिश्यू सिस्टम, तो वहां पे टिश्यूज देखने को मिलते हैं, है ना। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये जो डिवाइड करते हैं इन ऑर्गन्स के सेल और इन टिश्यूज के सेल, क्या बनाने के लिए, गैमेट। अभी बताया ना मैंने गैमेट्स, देखो कुछ देर पहले ही बताया था। हाँ देखो, ये बताया था ना गैमेट्स, ये बताया था ना गैमेट्स। अगर मेल गैमेट की बात करो वो होता है स्पर्म, और फीमेल की बात करो वो होता है ओवम। अवन नहीं बेटा, ओवम, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, कि वापस से एक सेकंड स्टार्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं, कोई नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, और एक चीज और करनी पड़ती है इसमें, वो ये कि अपना पेन तो चालू करना पड़ता है ना। अच्छा, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। बेसिकली ना क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो एक सेल बनेगी। देखो एक चीज मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ, चलो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, वैसे 8th क्लास में पूरा बताते हैं, बट बता देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है तुमने 8th में मिस कर दिया हो, या रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं ना, स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। इतनी बात समझ में आई, है ना। ये लिखना चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो। स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन। क्या होगा, क्या होगा, सेल डिवीजन। जायगोट के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन। तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। आ रही है बात समझ। देखो ये जो स्पर्म और ओवम का मिलना था ना, इस प्रोसेस को पता है एक चीज क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आ गई बात समझ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला ना, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली क्या होगा, जब जब स्पर्म और ओवम मिले, इस प्रोसेस को का फर्टिलाइजेशन, इससे जो चीज बनी, सेल बना, वो क्या था, जायगोट। जायगोट में सेल डिवीजन हुआ और क्या बना, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, यही ग्रोथ करने वाला है, तो बेसिकली एम्ब्रियो में भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, है ना। और अल्टीमेटली क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। आ रही है बात समझ। अरे यार ये दिख नहीं रहा होगा ना, इसको ग्रोथ लिख दूं, क्या समझ गए, ठीक है। अगर दिखता अच्छे दिखे ना, मतलब अच्छे से तुमको दिखता होगा एक्चुअली, अगर अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, लिख तो मैं अच्छे से पा रहा हूँ, मान लो तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो तुम बातों पे ध्यान दिया करो कि मैंने क्या बोला,
तो मैंने बोला कि जब एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा तब बनेगा क्या, नया इंडिविजुअल या नया ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का बेसिक मतलब होता है संतान। क्या मतलब होता है, शैतान नहीं बेटा, संतान। हाँ सर, इंसान का बच्चा तो संतान नहीं शैतान ही होता है। हाँ है ना, शैतान ही होता है, संतान नहीं। चलो ठीक है, बट संतान हम बोलते हैं। अच्छा, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड म्यूसिस। और बेसिकली जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं जिनसे गैमेट बनते हैं। गैमेट कौन बनेगा, स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा। मेल में क्या बनता है, स्पर्म। फीमेल में क्या बनता है, ओवम। प्लांट में भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, स्पर्म और ओवम का, ठीक है। अच्छा, वहां पे पोलन ग्रेन हो जाता है ये। प्लांट की बात करें तो स्पर्म बेसिकली मेल क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन। क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन। ग्रेन सॉरी, ग्रेम बोल रहा हूं मैं। पोलन लिख दूं यहाँ पे, POLLEN, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन। और ओवम को बेसिकली वहां क्या बोल देते हैं, एग। क्या बोल देते हैं, एग, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक डिफरेंट प्रोसेस से डिवाइड करके ये दोनों बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं, है ना। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, मियोसिस। क्या कहलाती है, मियोसिस। अच्छा, अब इसकी कोई ना कोई खास बात तो होगी। वो क्या है कि इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, एक के बाद एक दूसरा डिवीजन भी होता है। आ रही बात समझ, चलो। अच्छा, व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, ठीक है। एक सेल यहाँ पे क्या करेगा, 4 बनाएगा। एक सेल क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, 2 नहीं बनाएगा। क्या कितने बनाएगा, यहाँ पे 1 से 4 बनेंगे, 1 का 4, 1 का 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 का 4, 2 की जगह यहाँ कितने सेल बनने वाले, 4। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द मदर सेल। बेसिकली मान लो कि अगर मदर के अंदर यानी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की पूरी बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे गैमेट होंगे ना, गैमेट, उनमें हमें कितने देखने को मिलेंगे, 23। कितने मिलेंगे बेटा, 23। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक सेल थी, पहले 2 में डिवाइड हुई, यहां से यहां तक क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन। क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन में क्या बन गई, ये 2 सेल बन गई। आ रही है बात समझ। फिर अगली बार यहां से यहां तक क्या हुआ, सेकंड डिवीजन। क्या हुआ, सेकंड डिवीजन। ये भी सेकंड डिवीजन का पार्ट है, ये नीचे वाला, है ना। तो इससे देख लो, एक सेल से अल्टीमेटली 2 डिवीजन के बाद कितनी सेल बन गई, 4। कितनी बन गई, 4। आ रही है बात समझ, आ रही है, ठीक है, वेरी गुड, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना। तो देखो, आ गई ना बात समझ। तो बेसिकली अगर इसमें 46 हैं तो इसमें कितने होंगे, 23, 23, 23 और 23। अच्छा, अब ना एक सवाल आता है कि बताओ, माइटोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं हो रहा था, लेकिन मियोसिस में यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों हो रहा है। देखो, है ना, कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द डॉटर सेल। डॉटर सेल में क्यों हाफ हुआ, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ 2 gametes टेक्स प्लेस, वन इज स्पर्म, अदर इज ओवम, sperm in male and ovum in female, so to maintain the constant chromosome number in next generation of the offspring reduction of chromosome occur। देखो होगा क्या, देखो यहां हम बात कर रहे थे ना कि स्पर्म और ओवम मिलने वाला है, तो स्पर्म कितने क्रोमोसोम लेके आने वाला है, 23। ओवम कितने लेके आने वाला है, 23। तो जायगोट में कितने होने वाले हैं, 46। लेकिन अगर यहां पर ये 46 ले आता, ये 46 ले आता, तो जायगोट में कितने हो जाते, बहुत सारे हो जाते। 40 कितना होता है, 80, और 6 12। तो 80 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92। नहीं, 80 प्लस 12, हाँ 92। तो यहाँ पे तो 92 हो जाते ना बेटा, तो बहुत बड़ी क्या हो जाती, गड़बड़, ठीक है ना। पूरा जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो जाता ऑर्गेनिज्म का। तो वो ऑर्गेनिज्म इंसान जैसा नहीं दिखता, या कोई और ऑर्गेनिज्म भी है, उन सब में आप देखोगे तो हमेशा गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि गैमेट्स में कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब बस बढ़ लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, टू बी कंटिन्यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग, और आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और अपने मम्मी पापा से प्यार करें, क्योंकि बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और उनसे बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं है ना। तो ये स्लाइड शो खत्म हो चुका है, और चलो बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।